ठीक हो। हाँ जी। जी। हेलो एवरीवन। आज हमारे साथ अब्दुल्ला साहब हैं ऑस्ट्रेलिया से। और अब्दुल्ला साहब जो है इन्होंने मास्टर साउथ कोरिया से किया और फिर उसके बाद अब पीएचडी स्कॉलर हैं, रिसर्चर हैं इन ऑस्ट्रेलिया। तो इनका जर्नी पाकिस्तान से कोरिया और फिर ऑस्ट्रेलिया कैसे रहा और इनका इंस्पायरिंग जो ये ट्रांजिशंस है, इस वाले से आज हम इनसे गुफ्तगू करेंगे। अब्दुल्ला साहब, थैंक यू वेरी मच फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर ज्वाइनिंग दिस एंड मैं ज़रा थोड़ा सा आपसे जर्नी पूछूंगा कि पाकिस्तान से आपने ट्रांजिशन की, पहले मास्टर आपने कोरिया किया, ये एक इंटरमीडिएट या इसको स्टेपिंग कंट्री के तौर पे आपने ये एक स्टेप लिया और उसके बाद फिर आप ऑस्ट्रेलिया गए। ये थोड़ा सा जर्नी के हवाले से आप गाइड करेंगे हमारी ऑडियंस को प्लीज़। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर द इंट्रोडक्शन कि मेरा बेसिकली बैचलर है पाकिस्तान से और मैंने कोरिया से मास्टर्स किए हैं एआई इन डिजिटल हेल्थ केयर में। और मैं अभी यहाँ पे पीएचडी कर। तो बेसिकली जब हम बैचलर से स्टार्ट करते हैं, बैचलर में मैंने किया था इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर इंजीनियरिंग। तो पाकिस्तान में ये थोड़ा सा इश्यू था कि मैं जब इलेक्ट्रिकल जॉब के लिए अप्लाई करता था तो वो कहते थे आप कंप्यूटर के बंदे हो। अच्छा। जब कंप्यूटर साइड पे जाता था तो वो कहते थे आप इलेक्ट्रिकल के बंदे हो। लेकिन मुझे जो पीसी जो नंबर दिया हुआ था वो इलेक्ट्रिकल के थे। तो इस तरह चलता रहा। फिर मैंने कहा यार चले मैं एक स्पेसिफिक फील्ड में चला जाता हूँ ना। तो मैंने यूटी टेक्सला में, मेरा ग्रेजुएशन है कॉन्सेप्ट अहमदाबाद से। और मैंने यूटी टेक्सला से एमएस स्टार्ट किया उधर। और साथ में इलेक्ट्रिकल की एक जॉब मिल गई छोटी सी, वो स्टार्ट किया सोलर एक कंपनी में। फिर मैं साथ साथ एमएस कर रहा था, मेरा 1.5 साल वहां पे गुजर गया। और ड्यूरिंग दैट पीरियड मैंने यार रियलाइज किया कि मेरे कुछ दो तीन दोस्त, ऑब्वियसली हमें जब कहीं से इंस्पिरेशन मिलती है, कहीं से हम दूसरे बंदों को देखते हैं, तब हमें वो आइडिया आता है। ठीक है ना। तो मेरे दो तीन दोस्त थे, वो गए थे कोरिया। तो फिर मैंने कहा चलें यार ट्राई करते हैं। उम्मीद कोई नहीं थी, लेकिन वहां पे होता है ना, उम्मीद कोई नहीं थी। और बहुत से डिफरेंट प्रॉब्लम थे। एक तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम होता है, दूसरा हमारे एजुकेशन बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग नहीं होता। तो हम बड़े डरे हुए होते हैं, सहमे हुए होते हैं कि कैसे मिलेंगे। फिर जस्ट ट्राई करते रहे। तो एट द एंड हमें मुझे एक वो मिली, एक्सेप्टेंस मिली। डिफरेंट प्रोफेसर से डिफरेंट रिस्पॉन्स आए, लेकिन एक से मिली फाइनल। वो भी बड़े इंटरेस्टिंग है, लेकिन ये ज़्यादा लंबा होगा तो इसलिए मैं इसको शॉर्ट करता हूँ। तो रिस्पॉन्स मिली, फिर मैं चला गया मास्टर्स के लिए वहाँ पे। फिर मैंने मास्टर्स की वहाँ पे। देन मैंने डिफरेंट और एज ए स्टेपिंग कंट्री, आप जो कहते थे स्टेपिंग कंट्री, मैंने वो यूज़ किया। एंड देन मैंने पीएचडी के लिए स्टार्ट किया। पीएचडी के लिए मेरे डिफरेंट कंट्रीज में इंटरव्यूज हुए। और ऑस्ट्रेलिया में फाइनल मेरा सिलेक्शन हो गया। और वीज़ा का प्रॉब्लम था, तो देन वीज़ा भी मेरा जल्दी आ गया था एनीवे। फिर मैं यहाँ पे। अच्छा अब्दुल्ला साहब, इसमें वो आपने बताया थोड़ा सा, ये इंटरेस्टिंग स्टोरी है आपकी। इसमें आपने मास्टर और फिर प्रोफेसर का आप कुछ बता रहे थे कि उसमें कुछ डिटेल में जाएं, बल्कि हम तो चाहते हैं कि ऑडियंस जो है वो कुछ ना कुछ वो जो हाँ। चैलेंजेस हैं जो आपने फेस किए फिर उनको कैसे टैकल किया क्या था। क्योंकि देखिए मास्टर इधर कर रहे थे, फिर आपने मास्टर में कुछ टाइम इधर भी गुजारा होगा, कुछ सेमेस्टर लगाए हैं या क्या किया, फिर उसके बाद आप वहाँ ट्रांजिशन जो है ये पीरियड, क्योंकि हर कोई बंदा रिलेक्टेड होता है, जैसे आपने जिक्र किया कि हर बंदा जो है ना थोड़ा सा खौफ में, और ये चीज़ होती है कि यार मैं कैसे जाऊं जो पाकिस्तान में है ना। अब आप इस खौफ हम्म, से निकल चुके हैं तो आप कम से कम वो चीज़ें जो है ना सारी वो हाईलाइट करें, ताकि हर एक को एक बिग पिक्चर वो सारी मिल सके कि किसी ने अगर स्टार्ट करना है और वो अब इनिशिएट नहीं कर पा रहा मतलब। अच्छा। ये मैं इसमें एक चीज इंटरेस्टिंग चीज ऐड करना चाह रहा हूँ कि आपका जो फ्रेंड सर्कल होता है ना, जी जी। जो बंदे होते हैं, वो बहुत मैटर करता है। और आपकी जो एम्स और विजन, जो आप लोगों को देख के इंस्पायर होते हैं, या मैंने भी बाहर जाने, या मैंने भी अपनी हायर डिग्री के लिए या अच्छी उसके लिए करियर के लिए आगे जाने, तो आपका जो आगे कहीं ना कहीं से आपको इनपुट मिल रहा होता है। लेट्स सपोज मैंने जिक्र किया मेरे तीन चार दोस्त चले गए थे। तो मुझे अपना यकीन नहीं था, लेकिन मैंने उनको देख के ईमेल करना स्टार्ट की, रेंडमली ईमेल करना स्टार्ट की। तो कहीं ना कहीं से आपका लग जाता है, या आपका अल्लाह ताला कोई ना कोई आपको वसीला बना के भेज देता है, या कोई सुपरवाइजर है कोई भी। तो ट्राई करना लाजमी है। दूसरी बात, आपने जो यहाँ पे बात की कि मैंने मास्टर्स
अपनी एजुके अगर आपने आगे कहीं पे जाना है तो एजुकेशन को कभी ना छोड़ें, अपनी जो पाथवे है। मैं जॉब भी कर रहा था तो साथ में एजुकेशन को भी साथ रखा हुआ था। तो मैंने यूटी टेक्सला से 1.5 साल वहाँ पे गुजारी, और वहाँ पे मुझे बेसिक एआई के बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट और मिलना स्टार्ट हुए। और उसके साथ साथ मैंने कंप्यूटर साइंस में, मैंने कहा यार ना, मैं यहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कंसिडर कर रहे हैं ना कंप्यूटर कंसिडर कर रहे हैं, तो मैं एक ही स्पेसिफिक फील्ड में चला जाता हूँ। वो मैंने चूज किया कंप्यूटर साइंस, क्योंकि कंप्यूटर साइंस का उस टाइम पे उधर भी बूम था बहुत ज्यादा, और एआई का जो ही स्टार्ट हुआ था एक तरह से ना। तो वहां से मैंने काफी यानी बेसिक सीखी, फाउंडेशन थोड़ा सा वहाँ बनाया। बनाने के बाद मैंने अपना सीवी अपडेट किया अकॉर्डिंगली मैंने जो सीखा था। तो जब मैं सीवी उसी हिसाब से अपडेट करने के बाद भेजा तो मुझे रिस्पॉन्स आ गया। एंड फिर मुझे मास्टर्स में कोरिया के काफ़ी उसका फ़ायदा हुआ। काफ़ी मेरी जो लर्निंग थी पीछे, इवन दो मुझे वो डिग्री मुझे नहीं मिली क्योंकि मैंने कंप्लीट नहीं किया था, लेकिन मुझे उसका बड़ा फ़ायदा हुआ आगे इधर मास्टर्स में आके। तो आई थिंक दैट्स अच्छा, इसमें इनफ। ये जो, जी जी। एक और चीज़ वो ऐड करना चाह रहा हूँ, जो प्रोफेसर्स का था। और जब मैंने ईमेल की तो प्रोफेसर ने कहा कि यार मैंने प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो अगर आप 2 वीक्स के बाद मेरा ये फाइनल रिजल्ट आ जाना है तो आप मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँ। लेकिन 3 वीक्स 4 वीक्स गुजरने के बाद भी उसने रिप्लाई नहीं दी। फिर मैंने ऐसा रिमाइंडर उसको भेजा कि क्या बना ना प्रोजेक्ट का। तो उन्होंने फिर रिस्पॉन्स दिया, कंग्रेचुलेशन कि मेरा प्रोजेक्ट एक्सेप्ट हुआ है। तो फिर उसने एक तो फनी जुमला कहा था कि उसने कहा था, माई गॉड अलाउ यू टू कम इन माई लैब, इस तरह करके ना एक फिर मैं बड़ा खुश हो गया। फिर मैंने आगे प्रोसेसिंग स्टार्ट की, तो उसने बताया था। वेरी और नाइस, वेरी नाइस। बाकी कनेक्टेड बाकी डिफरेंट बंदे कनेक्टेड होते गए और उन्होंने भी काफी हेल्प की। तो आई थिंक दैट्स इट। वेरी नाइस, वेरी नाइस, दैट्स गुड। और इसमें आपने क्या नाम है, कुछ बेसिक्स आपने वहाँ से सीख ली, और उसके बाद फिर आप मास्टर, तो ये मास्टर कितने साल का आपका इधर रहा, और फिर इसका क्या कैसा रहा, मतलब मास्टर आपको रिसर्च ज़्यादा फोकस था, इंटेंस था? क्योंकि साउथ कोरिया का हमने ये इन्वायरमेंट देखा हुआ है कि काफ़ी शायद मुश्किल होता है इसमें, पार्ट टाइम जॉब नहीं कर सकते, बिल्कुल मतलब वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है। इस वाले से आप क्या कहते हैं? एग्जैक्टली ये तो सही है कि वहाँ पे रिसर्च बहुत अच्छी है। मैं बड़ा उसको आ, वो करता हूँ, अप्रिशिएट करता हूँ उनके रिसर्च जो इन्वायरमेंट है। बट वहाँ पे थोड़ा सा है कि आप वहाँ पे काम नहीं कर सकते क्योंकि आपको लैंग्वेज नहीं आती। काम अगर लैंग्वेज आती है तो पार्ट टाइम करते हैं। मेरे कुछ दोस्त थे उज्बेक साइड से, उज्बेकिस्तान से, उनको लैंग्वेज आती थी तो वो करते थे। लेकिन हमें लैंग्वेज सीखते सीखते 2 साल गुजर जाता है और मास्टर भी हो जाता है आपका। तो इसलिए बड़ा मुश्किल है वहाँ पे काम करना, एक्स्ट्रा काम करना। लेकिन अगर आप सुपरवाइजर के साथ या प्रोफेसर के साथ अच्छे रहें या उसके काम को आप करते रहें तो, क्योंकि वो फंडिंग वो खुद से करता है, तो वो खुद प्रोजेक्ट से देता है, तो आपको उधर से बेनिफिट ज्यादा फाइनेंशियली तौर पर भी और रिसर्च परस्पेक्टिव से भी आपकी प्रोफाइल वगैरह बहुत अच्छी हो जाती है। तो तो मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा ओवरऑल। और मैं फिर मैं सोच रहा था कि पीएचडी के लिए यहाँ आऊँ या कोरिया ही से करूँ। फिर फाइनली मैंने फ्यूचर थोड़ा सा देख के ऑस्ट्रेलिया मूव हो गया। तो कोरिया से भी यानी आपके पास ऑप्शन था कि कोरिया से भी आप उसी प्रोफेसर से कंटिन्यू कर सकते थे, या कोई और अपॉर्चुनिटी आपके पास पॉसिबिलिटी होती है? मेरे पास अपॉर्चुनिटी थे, अपॉर्चुनिटी एक तो थे मेरे पास जॉब की अपॉर्चुनिटी, ये सारा जॉब का कॉन्ट्रैक्ट मेरे पास था। अच्छा। मैंने नेक्स्ट डे ही जॉब के लिए जाना था। फिर प्रोफेसर ने कहा यार तुम रुक जाओ कि हम यहाँ पे निगोशिएट करते हैं, या तुम्हें पीएचडी भी देंगे और बाकी जो भी मामला थे हम सेटल करेंगे, तुम यहाँ पे लैब में रुक जाओ पीएचडी के लिए। तो फिर मैं वहाँ पे रुक गया और मैंने 3-4 महीने वहाँ पे रुके। फिर मेरे पीएचडी का यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में हो गया। तो फिर मैंने प्रोफेसर से कहा अब मैं जा रहा हूँ। मेरे क्योंकि मैंने उनसे ऑलरेडी पहले बात की हुई थी हम्म। पीएचडी ज्वाइन करने से पहले, हम्म। मैंने इधर भी अप्लाई किया हुआ है। तो आई हैव टू थिंक अबाउट अगेन, अगर मैं यहाँ ये ज्वाइन करता हूँ तो मुझे फिर दोबारा सोचना पड़ेगा कि मेरा वहाँ पे हो गया तो, नहीं हुआ तो मैं इधर ही। तो इसमें अब्दुल्ला साहब, आपने जो मास्टर का जो आपका फंडिंग था वो तो खत्म हो गया होगा, फिर पीएचडी का अलग से प्रोफेसर ने फंडिंग लिया हुआ था, पहले से ही चलता रहा था, या मतलब किस तरह, मतलब वो क्योंकि फंडिंग या खत्म? मेरा जी जी। मेरा मास्टर्स का फंडिंग खत्म हुआ था।
हम्म, खत्म होने से पहले वो एडमिशन स्टार्ट हुआ था, पीएचडी का एडमिशन हुआ था। ठीक है। तो मुझे प्रोफेसर ने कहा था कि तुम एडमिशन के लिए अप्लाई करो, पीएचडी के लिए स्कॉलरशिप के लिए, क्योंकि वो स्कॉलरशिप मिल जाता था उधर से इजीली ना, प्रोफेसर एक्सेप्ट करे तो आपका कोई मतलब स्कॉलरशिप उधर से इजीली मिल जाता। तो मेरा वो सीन हुआ था, स्कॉलरशिप वहां से पीएचडी स्टार्ट हुई थी। और वहां से 4 महीने मैंने पीएचडी वहां कंटिन्यू की। वहां से पीएचडी 4 महीने की है। फिर मेरे ये वीजा वगैरह का सीन लगा हुआ था। अच्छा। जब 4 महीने बाद वीजा हो गया तो मैं यहाँ पे मूव हूँ। सो पीएचडी का जो टॉपिक है आपका वहाँ का और ये सेम ही था या ये डेफिनेटली डिफरेंट होंगे मुझे लगता है। वहां पे है मेन सेम, बट थोड़ा सा चेंज था। वहां पे डिजिटल एंटी एजिंग हेल्थ केयर से रिलेटेड ही था, ठीक एआई है। इन हेल्थ केयर। और ठीक यहाँ है। पे मोर स्पेसिफिक आ जाते हैं मेडिकल इमेज पे। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो एआई हेल्थ पे आपने वहाँ मास्टर भी आपका इसी में था, एआई हेल्थ, या इस तरह मतलब, या वो थोड़ा सा डिफरेंट था। जी जी। मेरा वहाँ पे थोड़ा सा जर्नल था, एआई इन इमेज प्रोसेसिंग कंप्यूटर विजन, ये डिफरेंट, थोड़ा सा अच्छा। जर्नल टाइप का था। ठीक अभी है। देन मैंने वहाँ पे जब पीएचडी स्टार्ट की तो मेरा एक कंपनी के साथ मेरा काम करना हुआ ना। हम्म। अ, तो वहाँ पे बड़ा अच्छा कोलेबोरेशन है। गवर्नमेंट सेक्टर हो गया, और एकेडमिक सेक्टर हो गया, और कंपनीज के दरमियान, ये तीनों मिलके बड़े अच्छे वो एट द एंड रिजल्ट निकाल के लेके। तो हमारा जो पीएचडी का स्टार्ट हुआ था वहां पे, तो उसमें अराउंड 80 to 90% काम कर रहे थे उसी एक ग्रुप में। तो वो 12 कैंसर टाइप पे काम कर रहे थे। तो मेरा भी मैं जो एआई डेवलपर साइड से था, वो 2 कंपनी इन्वॉल्व थे और कुछ हॉस्पिटल्स थे, 5 हॉस्पिटल्स थे। तो उन सब के कॉम्बिनेशन से वो उस पे काम कर रहे थे, कैंसर्स पे। तो हमें 3 टाइप के कैंसर्स मिले थे, तो हमने उस पे काम करना था। और वीकली जो कंपनी के साथ भी हमारी मीटिंग होती थी, और डॉक्टर्स के साथ भी। तो आपको बड़ा उसमें नॉलेज आपको मिलता था, मेडिकल साइड से भी और आपको इंडस्ट्री साइड से भी। तो ये बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और वेरी नाइस, दैट्स गुड। एंड इसमें फिर आप ऑस्ट्रेलिया चले गए, उसमें वीज़े का प्रोसेस कितना टाइम आपको लगा और अप्लाई करने में, और क्या मास्टर की डिग्री वहाँ शो करनी पड़ी या आपने मास्टर से पहले ही स्टार्ट कर दिया था कि जो है ना वो मतलब किस तरह वो प्रोसेस था पूरा। अच्छा, मेरा एक ये इंटरेस्टिंग बात है कि मेरा वीज़ा का प्रोसेस है। मेरे से 2 3 बंदों और ने अप्लाई किया था, उनका वीज़ा साल साल तक नहीं लगा। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह वो एक विद इन मंथ 36 डेज में मेरा वीजा लग गया था। एक तो ये बात थी। और दूसरा मेरा मास्टर्स का, हाँ, आप अप्लाई करते हैं तो मास्टर्स एक्सपेक्टेड डेट लिख लेता है कि मैं यहाँ पे ग्रेजुएट हो रहा हूँ इस एक्सपेक्टेड डेट को। तो जब तक मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा था, तो मेरा मास्टर्स होके मैं पीएचडी स्टार्ट कर रहा था। मेरा पीएचडी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था 4 महीने। तो मेरा मास्टर्स डिग्री मेरे पास मौजूद था, तो वो मैंने अप्लाई की, हर जगह पे यूज की। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, मास्टर आपका था। अच्छा, इसमें फिर ऑस्ट्रेलिया चले गया, वहाँ आपका मेडिकल वो भी एक प्रोजेक्ट है, पीएचडी का प्रोजेक्ट है, मतलब कितना टाइम आपको वहाँ हो गया, और फिर इसमें मेडिकल इमेजिंग में जो आप कर रहे हैं, तो एआई से ये डिफरेंट कैसे है, या एआई हेल्थ से आप फिर ये शिफ्ट हुए हैं इधर, मतलब कैसा ये ट्रांजिशन और सारा नहीं, प्रोसेस। काम काम ओवरऑल देखा जाए तो अभी भी एआई इन हेल्थ केयर ही है। ठीक है। लेकिन उसमें जर्नल था एआई इन हेल्थ केयर, लाइक आपने कोई एप्लीकेशन वगैरह बनाना, एआई को यूज करके हेल्थ केयर में डिफरेंट छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स करना था। लेकिन इसमें मोर स्पेसिफिक हो गया कि मैं स्पेसिफिकली मेडिकल इमेज पे और जनरेटिव एआई पे अभी काम कर रहा हूँ, जनरेटिव एआई पे। तो ठीक। वो मोर स्पेसिफिक हो रहा है अभी। तो क्योंकि हम इस वहां पे तो ओवर शेलो काम करते थे, शेलो लेवल पे। ठीक अभी है। एक स्पेसिफिक टॉपिक लेके उसमें डीप कर रहे हैं, क्योंकि पीएचडी में आपको पता है कि पीएचडी में थोड़ा सा आपको नोवेल्टी या थोड़ा काम उस लेवल का करना पड़ता है, जिसमें आप डीप चले जाए बगैर आपका पॉसिबल नहीं है कि अच्छे काम हो जाए। तो इसमें एक स्पेसिफिक टॉपिक है जनरेटिव एआई और सेल्फ सुपरवाइज लर्निंग के। तो उस पे मैं स्पेसिफिकली उस पे काम कर। वेरी नाइस। तो इसमें आप साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया में क्या डिफरेंस देखते हैं कि एआई रिसर्च के अंदर जो स्पोर्ट है, या मतलब जो स्पोर्टिंग इन्वायरमेंट है इस हवाले से। ये अच्छा क्वेश्चन है कि साउथ कोरिया में मैंने पहले बताया कि एकेडमिक
इंडस्ट्री और गवर्नमेंट के जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कलेक्टिवली कंबाइन काम करते हैं, तो उसमें एक अलग आपकी हर तरह से ग्रूमिंग हो रही होती है, हर तरह से डिफरेंट बंदों से आपकी कन्वर्सेशन चल रही होती है। तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट है उस हवाले से। और और आपको आप वहाँ पे इतना ज़्यादा इंडिपेंडेंट काम नहीं करते, आपको डायरेक्शन दिया जाता है कि ये आपने बनाना है, आप उसी हिसाब से चलते हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में इंडिपेंडेंस ज्यादा है। आप पीएचडी के स्टूडेंट, आपने खुद करने हैं, जो भी चीजें करनी है आपने खुद करना है, आपने खुद डिसीजन लेने हैं, आपने खुद तो परफॉर्मेंस जो भी आप प्रोजेक्ट करेंगे, यू आर द रिस्पॉन्सिबल। लेकिन कोरिया में इस तरह नहीं था। कोरिया में जो सुपरवाइजर था वो रिस्पॉन्सिबल होते थे। वो आपको बताते थे, आप करके लेके जाते थे। अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो वो आगे आंसरेबल होता था कि क्या। लेकिन यहाँ पे आप आंसरेबल हो, आप कर रहे हैं, तो वाई यू आर डूइंग दिस, आपने ये क्यों नहीं किया, ये क्यों कर रहे हो, तो आप आंसरेबल हो। लेकिन सपोर्ट दोनों साइड पे है, क्योंकि स्कॉलरशिप दे रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको फुली सपोर्ट कर रहे हैं दोनों साइड पे। यहाँ पे ये चीज ज्यादा है कि आपको खुद से करना पड़ता है सारी चीजें। वहां पे आपका दूसरे सपोर्ट करते थे। वो करते थे तो ये जबरदस्त। मेन डिफरेंस है। तो वहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, इधर रिस्पॉन्सिबल खुद हैं आप चाहिए। तो इसमें चैलेंजेस आपने जो फेस किए हैं या कर रहे हैं, मतलब जिसमें ये सारा आप अपनी रिसर्च के हवाले से, मेडिकल डाटा सेट्स के हवाले से, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? अच्छा, ये जब कोरिया में होते थे तो वो डेटा सेट्स वगैरह वो हॉस्पिटल के साथ कॉम्बिनेशन, वो कोलेबोरेशन होती थी, और ऑर्गेनाइजेशन के साथ गवर्नमेंट बॉडीज होते थे। तो वहाँ पे आपको डेटा सेट वगैरह मिलने में थोड़ा सा इजी था, क्योंकि वो ला के देते थे, तो आपने जस्ट मॉडल वगैरह बना के उसको इम्प्लीमेंट करना था और उसके रिजल्ट्स वगैरह देखने थे। तो वो अपना एक प्राइवेट डेटा होता था। लेकिन यहाँ पे आपको डेटा वगैरह मिलना बहुत मुश्किल है। एक तो मेडिकल डेटा मिलना हर जगह पूरी दुनिया में मुश्किल है एज कम्पेयर टू रियल डेटा। और मेडिकल में डेटा एक्सपेंसिव भी होता है, और बाकी एक्सपर्ट भी चाहिए होता है उसको लेबल वगैरह करने के लिए। तो ये बहुत ज़्यादा चैलेंजेस है इसमें। तो ऑलरेडी वेबसाइट पे या गूगल पे ऑलरेडी पड़े हुए डेटा को हम उठा लेते हैं, फिर उसमें उसको लेके हम एल्गोरिदम डेवलप करते हैं या उसमें नोवेल्टी क्या आते हैं। लेकिन बैक साइड पे कोरिया जाएं तो वहाँ पे डेटा हमारे पास नहीं होता था, तो हम एल्गोरिदम को कहीं से भी उठा के वो डेटा को उस पर इम्प्लीमेंट करते थे। तो वो उसमें एल्गोरिदम वगैरह में इतनी नोवेल्टी नहीं होती थी हाल दो, बट आपका काम चल जाता था। यहाँ पे आपको पूरा काम थोड़ा सा नोवेल्टी या उसमें इन्हांसमेंट आपने करनी है, क्योंकि डेटा आपका ऑलरेडी पब्लिक से उठाया हुआ था, पब्लिकली अवेलेबल डेटा से उठाया हुआ था। तो वहाँ पे बस इश्यू आता है, यहाँ पे चैलेंजेस आता है डेटा के हवाले से। बाकी Yes. ओवरऑल रिसर्च दोनों साइड पे अच्छे हैं, और इन्वायरमेंट भी दोनों साइड पे अच्छे हैं। तो ओवरऑल दोनों को हर प्रोस्पेक्टिव से थोड़े बहुत प्रोस एंड कॉन्स है हर जगह पे। लेकिन ओवरऑल मैं समझता हूँ कि दोनों कंट्री बहुत जबरदस्त। जबरदस्त। अच्छा, इसमें फिर आप पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो एक्सप्लोर कर रहे हैं इस तरह के सिमिलर रिसर्च पाथवेज बाहर जाने के लिए, उसको वो कैसे मतलब इसको कर सकते हैं, या आप इस वाले से क्या रहनुमाई फरमाते हैं? अच्छा, तो इनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये शुरू शुरू में मैंने बात की कि मोटिवेशन चाहिए, इंस्पिरेशन चाहिए कि आपने जाना है। ठीक। एक दूसरा, आप किसी को देख के या किसी, लेट्स सपोज हम अभी बात कर रहे हैं तो उसको देख के वो करते हैं, और बहुत से लोग को अप्रोच करते हैं, करते भी हैं। मैंने लास्ट 2-3 वीडियोस बनाए ऑलरेडी बहुत से, कि किस तरह आप कर सकते हैं। कुछ टेक्निक्स थे जो स्पेसिफिक मैंने खुद वो इजाद किया था, के लिए इजाद किया वो सारे मैंने सिखाए हैं कि आपने डेटाबेस बनाने प्रोफेसर्स के, और फिर ईमेल ईमेल कैसे करना है, कैसे ट्रैक करना है। हर किसी का यूनिक तरीका होता है। तो मैंने भी एक यूनिक तरीका बताया था और सिखाया हुआ है, और वो ऑलरेडी उस पर मैंने पोस्ट किया हुआ है उसको चैनल पे। थोड़ा सा ब्रीफली अगर बता दें, बाकी तो चलो आपने डिटेल की हुई है वो देख लेंगे। तो यूनिक वे जो आपने बताया डेटाबेस बनाना प्रोफेसर से, उसको थोड़ा सा ब्रीफली इधर एक्सप्लेन कर देंगे। तो अक्सर लोग को ये पूछते हैं कि प्रोफेसर कहाँ से ढूंढने हैं, हमें यूनिवर्सिटी नहीं मिल रहा है, हम्म। प्रोफेसर नहीं मिल रहे, उनका ईमेल नहीं मिल रहा है। तो मैंने उसमें उस वीडियो में इस तरह बताया हुआ था कि मैंने पूरा एक्सेल शीट बनाया हुआ था हर कंट्री का। मैं जब पीएचडी के एमएस में मुझे भी आइडिया नहीं था, तो मास्टर्स के लिए
तो जर्नल मैंने इसी तरह रैंडमली ईमेल की। लेकिन पीएचडी में आके मुझे ये पता चल गया यार किस तरह करते हैं, और किस तरह के लोग सीवी, किस तरह के सीवी आते हैं, क्योंकि मैंने भी काफी सीवी एनालाइज सुपरवाइजर देते थे कि इनमें से कौन सा जो बेहतर लगे वो कर ले। तो मैंने भी एनालाइज किए। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट ये मैंने फिर क्या किया, मेरे पास एक्सेल, मैंने एक्सेल शीट खोले, हर कंट्री का अलग से एक्सेल शीट बनाया। लेट्स सपोज मैं 30 कंट्री को टारगेट कर रहा हूँ, तो 30 मेरे पास एक्सेल शीट थे। और हर एक्सेल शीट में उसमें टॉप 15 या टॉप 50 यूनिवर्सिटी अकॉर्डिंग टू योर प्रोफाइल आपने हम्म। उसमें वो करना है। लेट्स सपोज आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी है तो टॉप 50 का, टॉप 10 कर, टॉप 10 यूनिवर्सिटी इन ईच कंट्री। अगर आपकी प्रोफाइल नॉर्मल है तो टॉप 5 10 को निकाल दें, 10 से 20 वाले कंट्रीज यूनिवर्सिटी से जो टॉप रैंकिंग में आ रहा, वो वेरी सिलेक्ट। मेरा एक स्ट्रेटेजी इस तरह था। अगर आपकी प्रोफाइल इतनी अच्छी नहीं है तो उससे पीछे कर ले। फिर उसमें करने के बाद प्रोफेसर्स ढूंढें, हर डिपार्टमेंट में 2 3 प्रोफेसर्स आप अपने फील्ड से उसको एक्सेल शीट में डाल दें। फिर उनके साथ ईमेल आपने किया है नहीं किया है उनको रिकॉर्ड रखें, कब ईमेल किया था, और रिमाइंडर भेजा है या नहीं भेजा। और रिमाइंडर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि प्रोफेसर बिजी होते हैं तो वो आपके ईमेल को कभी इग्नोर कर देते हैं, तो नेक्स्ट रिमाइंडर आएंगे तो दे विल। और टाइम बहुत मैटर करता है, किस टाइम आप कर रहे हो, मतलब एडमिशन टाइम से 1 2 महीने पहले, 3 महीने पहले कर लें तो ये बहुत ज्यादा रहता है। तो हम्म। इस तरह सारी चीजें आप एक्सेल शीट में रिकॉर्ड रखें, तो आपको ट्रैक करने में या वो करने में बहुत ईजी रहेंगे। और उनकी रिक्वायरमेंट क्या है वो भी सारा एक्सेल शीट में डाल के रखें, और जहाँ जहाँ जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप वो करें। वेरी तो नाइस। मेरे पास काफी वो एक्सेल शीट में था, और बहुत से प्रोफेसर्स ने रिप्लाई दिया था, किसी ने इंटरव्यू, काफी लोगों ने इंटरव्यू भी लिया, किसी ने इंटरव्यू ही नहीं लिया, किसी ने कहा रिसर्च प्रपोजल बना, किसी ने कहा ये करो, मतलब इस तरह के बहुत से इश्यूज आते। तो वो आप उसमें नोट करते जाते हैं तो आपको पॉसिबिलिटीज नजर आती है यार, ये इसको मैं मोर फोकस करता हूँ क्योंकि इसमें चांसेस ज्यादा है, इसमें कम है तो मैं उसको लेस टाइम देता हूँ। तो उसके हिसाब से उस तरह करें तो बहुत ज्यादा बेहतर रहता है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये अच्छा आपने आइडिया दिया है। और इसमें टूल्स जो आपने यूज़ किए हैं वैसे अपने उसमें उस हवाले से जो आप यूज़ करते हैं इसमें पाइथन इन्वायरमेंट यूज़ करते हैं क्या, मतलब किस तरह के टूल्स, और ताकि जो इनिशियल रिसर्चर हैं वो भी अगर इस फील्ड में आना चाहें तो वो ये मेन टूल्स ट्रेनिंग में के लिए यूज़ कर लें। जी, ये इसमें मोस्टली हम हर कोई ये पाइथन ही यूज करते हैं, ये इसमें पाइथन लैंग्वेज यूज करते हैं। और जुपिटर नोटबुक हो गया, ये जो प्लेटफॉर्म है, या कोलैप्स हो गया, वहाँ पे जीपीयूस वगैरह मिल जाता है। तो डिपेंड करता है कि आप किस लेवल का काम कर रहे हैं, किस लेवल का रिसर्च कर रहे हैं। अगर आपको जीपीयूस चाहिए तो जीपीयूस कोलैब देता है, गूगल आपको दे देता है। अदरवाइज आप पे करके वहाँ से अमेजोन सर्वर ले सकते हैं। और इसके अलावा कहीं से भी आप दूसरे जो बंदे ऑलरेडी रिसर्च कर रहे हैं उनके साथ कोलेबोरेशन कर सकते हैं। तो इस तरह आप कंबाइनली पब्लिकेशन कर सकते हैं। देन ये आपको इजीली आपका आगे चांसेस बना देता दैट्स है, गुड, दैट्स गुड। और क्योंकि इसमें पब्लिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है हर फील्ड में ना अप्लाई करने। चाहे मास्टर्स हो तो that इतना ज्यादा नहीं होता, मास्टर्स के लिए सिर्फ आपकी जो टूल्स है, जो स्किल्स है, वो मैटर करता है। सपोज आपको पाइथन प्रोग्रामिंग आती है, बाकी चीजें। इसमें अ, आपने जी। इसमें मास्टर में स्टार्ट करने से पहले क्या पब्लिकेशन का था कोई मतलब क्राइटेरिया कि आपको उसका कोई एज मिला हो, या फिर मास्टर के बाद जो पीएचडी थी उसमें कोई पब्लिकेशंस का कोई मास्टर्स जितना। के बाद मास्टर्स में मुझे, मेरे पास वो नहीं थी, लेकिन मेरे पास सर्टिफिकेशन थी, कुछ सर्टिफिकेशन मैंने किए थे। ये कोर्सेरा से बहुत जबरदस्त किस्म के आपको मिल जाते हैं, वहाँ पे बहुत ज्यादा जबरदस्त किस्म के हैं। और यूडेमी से मिले थे, और यूट्यूब से तो बहुत ज्यादा हेल्प मिले थे। तो वहां से किया था, और करने के बाद वो आप ऑनलाइन आपकी कोई ना कोई प्रोफाइल होनी चाहिए। दैट इज रियली इम्पोर्टेंट कि आप लिंक एंड, मोस्टली लिंक एंड वो मांगते हैं, आपके सोशल मीडिया अकाउंट मांगते हैं, क्योंकि वहां पे आप क्या पोस्ट करते हैं वो देखते हैं कि आपकी बैक हिस्ट्री क्या है। और ऑनलाइन जो प्रोफाइल होता है वो डिजिटल जो सीवी कह लें, वो बहुत मैटर करता है। वो वहां से आपका देख लेते हैं कि आपकी एक्सपर्टीज क्या है मास्टर्स में। और पीएचडी में ज्यादातर आपके पब्लिकेशन मैटर करते हैं कि आपने कहाँ कहाँ पब्लिश किया है, और आपके प्रीवियस काम, और आप जो इंटरव्यू देते हैं उस टाइम को एनालिसिस करते हैं आपको।
वेरी नाइस, गुड। और फाइनल क्वेश्चन एंड करने से पहले सेशन, क्या एडवाइस देंगे उन अर्ली करियर रिसर्चर्स को जो एआई रिसर्चर्स स्पेशली इन हेल्थ केयर में जाना चाह रहे हैं, या अर्ली करियर रिसर्चर हैं जो सर्च कर रहे हैं अपनी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए? तो ये है कि जो कोई भी रिसर्च अभी स्टार्ट कर रहे हैं या स्टार्ट करने वाले हैं, तो जो भी काम कर रहे हैं उसका एक तो गोल रखें अ, कि मैंने इतने टाइम तक ये काम फिनिश करना। ठीक है। क्योंकि टाइम बहुत मैटर करता है कि आप टाइम को वो करना। और मैं अपना जो स्ट्रेटेजी बता देता हूँ कि आपने जो भी काम करने हैं, वो डेली एक्टिविटीज जो है वो लिख लें कहीं पे। मतलब लेट्स सपोज आपने मैंने ये टास्क करनी है आज, और नेक्स्ट टास्क ये है। और अप टू डेट रहें, जो भी आजकल मॉडल आ रहे हैं, जो भी आजकल चल रहे हैं उस पे काम करें, ना कि ओल्ड पे करने के बजाय लेटेस्ट पे करें। और ट्राई करें कि अगर आप पाकिस्तान में हैं या ऐसे कंट्रीज में हैं जहाँ पे थोड़ा रिसोर्सेज का इशू है, तो आप बाकी दूसरे लोगों से कांटेक्ट करके उनके साथ कोलेबोरेशन करें। ये बहुत जबरदस्त होता है। इवन तो आपका एक दो अच्छे जगह पे पेपर भी पब्लिश हो गया, यानी थर्ड फोर्थ ऑथर के हिसाब उसमें भी, तो दैट रियली मैटर। वो बहुत जबरदस्त, आपके पास थोड़ा सा काम चाहिए होता है, बाकी वो पे भी वो कर रहे होते हैं। अगर वो पेपर की जो फी है, तो अगर नहीं है तो वो आपको आपका पब्लिश करा के वो आपका नाम पब्लिश हो जाए वहाँ पे। तो वो बहुत जबरदस्त होता है, लेकिन आपको थोड़ा सा टाइम देना। बाकी रिसोर्सेज वो प्रोवाइड करेंगे आपको हर चीज, तो उनके साथ कोलेबोरेशन करें, मेरा ये सजेशन। आपकी आवाज। Oh, very sorry and thanks for reminding this and thank you अब्दुल्ला साहब for this session definitely। आपने सारा जो आइडियाज़ भी शेयर किए हैं और अप्लाई करने का ख़ास तौर पे जो आपने अपनी स्ट्रेटजी यूनिक बनाई थी वो भी आपने शेयर की है। Definitely it's very good and audience will get the benefit and still if we need any guidance from you in future we will invite you again। Thank you very much and have a nice time। थैंक Thank यू you वेरी so मच, या थैंक यू वेरी मच। much। तो बहुत अच्छा रहा ओवरऑल सेशन। तो एनीवे, अगर किसी को हेल्प चाहिए किसी को भी, तो मेरा लिंक्डइन आईडी भी है और फेसबुक भी है और यूट्यूब भी है, तो वहां से कांटेक्ट कर सकते। Thank you। थैंक यू। Thank you, have a nice time।